से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये पंक्तियां हर निराश दिल में एक नई आशा का संचार भरने के लिए लिखी थी। थक चुके कदमों को आगे बढ़ने का हौसला देती हैं ये पंक्तियां, सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करती हैं ये पंक्तियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना आसमां, आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी दोस्त दीक्षा कोहली। आज का ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम ऐसी बेटियों से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने सपने देखे और फिर उन्हें पूरा भी किया। जी हाँ, उन्होंने संघर्ष को बहुत करीब से देखा, असफलता का स्वाद भी चखा, कभी लड़खड़ाई भी, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। सफलता के लिए लगातार कोशिश करती रही, बिल्कुल उस नन्ही चींटी की तरह जो दाना लेकर दीवारों पर चढ़ने की तब तक कोशिश करती रहती है जब तक कि उसे कामयाबी न मिल जाए। तो आज बात उन्हीं खुली आंखों से सपने देखने वाली बेटियों की जो उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करती हैं और एक दिन सफलता उनके कदमों को चूमती है। जी हाँ, आज बात सपने, संघर्ष और सफलता की। सपने, संघर्ष और सफलता। देश की बेटियों ने फिर कमाल कर दिया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा में टॉप 4 स्थानों पर बेटियां रही हैं। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब बच्चियों ने टॉप 3 स्थानों पर कब्जा जमाया। टॉप 10 में 6 और टॉप 25 में 14 लड़कियों ने जगह बनाई। 13 वर्षों में 8वीं बार बेटियां शीर्ष पर रही हैं। इशिता किशोर की बात हो या फिर कृतिका गोयल की, आज इन्हें कौन नहीं जानता। इन्होंने सच में कामयाबी को छुआ कुछ इस तरीके से कि आज ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये तो एक सामान्य परिचय है, लेकिन आज हमारे शो में वो बेटियां मौजूद हैं। आइए उनका परिचय लेते हैं, जानते हैं उनके विषय में। मेरा नाम मेरी पहचान के माध्यम से। नमस्कार, मेरा नाम इशिता किशोर है। मैंने अपनी स्कूलिंग एयरफोर्स बाल भारती स्कूल नई दिल्ली से की है। मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में रहा है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड इसके बाद मैंने 2 साल कॉर्पोरेट सेक्टर अर्नस्ट एंड यंग में नौकरी की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार, मेरा नाम कृतिका गोयल है और मैंने अपनी 10वीं कक्षा ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल से की थी और 12वीं मैंने सेंट जेवियर्स सिरसा से करी थी और अब की बार ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। तीसरे अटेम्प्ट में मैंने डायनेक्स सर्विसेज जो है उसके अंदर मैं अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ और अब चौथी अटेम्प्ट में मैंने 14वां रैंक जो है अब की बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में प्राप्त किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मिरांडा कॉलेज से आई छात्राएं जो यहाँ पर अपनी बात रखेंगी, अपने सवाल पूछेंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल, आपको तो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। टीवी सेट के उस पार आप हर बार हमारा इंतज़ार करती हैं कि आपका अपना शो अपना आसमां कब आएगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक हासिल करने वाली इशिता किशोर ने असफलता का स्वाद चखा, वो भी 2 बार। यूपीएससी क्रैक करने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन आपने टॉप किया। क्या है आपकी ये जो सफलता, इसके पीछे का संघर्ष, इसकी कहानी? क्यों मैं पीछे रह गई, क्यों मेरा पहले स्टेज में ही मैं बाहर हो गई प्रीलिम्स में। पूरे साल पढ़ने के बाद जब हम पहले स्टेज में बाहर हो जाते हैं तो हमें बहुत निराशा होती है, लेकिन उस निराशा से उभरना चाहिए एंड हमें ये बिल्कुल देखना चाहिए कि हम कैसे उन गलतियों को सुधार सकते हैं
जो मेरा वो क्वेश्चन पेपर था वो मैं हमेशा अपने स्टडी टेबल पे ही रखती थी पूरे साल, एंड मैं उसको हमेशा पलट के देखते रहती थी कि क्या मैं इम्प्रूव कर सकती थी, बार बार नई गलतियाँ ढूंढती थी। एंड दूसरे साल भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो तीसरी बार मेरा बिल्कुल फोकस था कि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ मैंने अपनी मेंस की तैयारी पूरी रखी कि अगर मुझे मौका मिले तो मेंस में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वो बस मौका मिलने की देरी होती है, हमें कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। मतलब मौका आपको मिला और आपने चौका लगा दिया। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच में जब देश की बेटियां नाम रोशन करती हैं, आगे बढ़ती हैं तो बहुत खुशी होती है। आपके पास मैं आ रही हूँ कृतिका, क्यों दोबारा यूपीएससी की परीक्षा देनी चाहिए आपने जब एक बार आप क्लियर कर चुकी थी? क्या सपने बड़े थे? असफलता, मैंने जैसे इशिता ने कहा 2 बार मैंने भी असफलता देखी। मैंने अपना पेपर 2019 में पहले दिया और प्रीलिम्स नहीं हुआ। 2020 में प्रीलिम्स फिर से दिया और फिर से नहीं हुआ। उसमें एक पेपर रहता है सीसैट और 1 मार्क से मैं रह गई और उसके कारण पूरा 1 साल जो है मुझे वेट करना पड़ा कि मैं फिर से दूंगी ये पेपर। तीसरी बार मेरा प्रीलिम्स हुआ और क्रैक कर पाई, पर जो अंदर था कि नहीं थोड़ा सा अभी और आगे बढ़ना है, तो वो चौथी अटेम्प्ट में जाकर हुआ। तीसरी अटेम्प्ट के बारे में अगर मैं शेयर करूं, स्पेशली दूसरी अटेम्प्ट, मुझे आज भी वो डेट याद है, अक्टूबर 23, 2020 को रिज़ल्ट निकला था और मैंने अपना नाम नहीं देखा वो लिस्ट में। अक्टूबर 23, 2020 से दिसंबर तक मैं किताब उठा नहीं पाई। फिर 2021 में जैसे तैसे करके सोचा कि नहीं, अगर आज मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया तो हमेशा एक रिग्रेट रह जाएगा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी और कभी ऊपर उठा के अपना सर नहीं देख पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब देते हैं। तो 2021 में प्रीलिम्स क्लियर करा और फिर भी थोड़ी बहुत रह गई थी, चाहा कि अभी नहीं और हिम्मत बची है, तो 2022 में फिर से किया और रैंक 14 अब की बार प्राप्त किया। बहुत बहुत बधाई हो आपको। सच में आपने बहुत मेहनत की है इस रैंक के लिए और डेफिनेटली आप डिजर्व भी करते हैं। इशिता, एक बार फिर वापस आऊँगी। लोगों को बहुत चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं अपनी लाइफ में, शायद उनका एक गोल होता है जिसके पीछे वो चल पड़ते हैं उसे पाने के लिए। जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो क्या ऐसा सच में होता है कि आपके जहन में सिवाय लबासना के कुछ नहीं होता? जी, मेरे जहन में पब्लिक सर्विस के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे बिल्कुल मन था कि मैं भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा बन पाऊँ और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच पाऊँ और मेरा जॉब कुछ ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ जो काम मैं करूँ उससे लोगों की भी हेल्प हो पाए। क्योंकि मैं एक एयरफोर्स फैमिली से आती हूँ, तो वो जो एक सेवा की भावना होती है, द माइंडसेट ऑफ सर्विस, वो बचपन से ही मेरे अंदर था। क्योंकि मैं सुनती थी कि माय फादर इज सर्विंग द कंट्री, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं थी। तो उस एक भावना के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं हमेशा मन में रखती थी कि जो मैं आज पढ़ रही हूँ वो मैं आगे बढ़ के देश में कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ गवर्नेंस, कुछ डेवलपमेंट में मैं हेल्प कर पाऊँ। तो बस यही एक आइडिया मेरे मन में था। इशिता, जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी एयरफोर्स में थे, बचपन में शायद उनका सानिध्य आपको मिला, लेकिन बहुत समय तक नहीं मिला जी। उसके बाद पिताजी का चले जाना, एक पिता का सर पे साया ना होना शायद कहीं तोड़ देता है। ऐसे में आगे बढ़ने के लिए माताजी का आपको कितना सपोर्ट मिला और ज़िंदगी कितनी बदल जाती है, कितनी आपकी बदली, क्या असर उसका पड़ा आपके जीवन पर? जी बिल्कुल, ऐसा एक इवेंट एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है हमारी ज़िंदगी में। वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन बिल्कुल हम टूटते हैं एंड बहुत दुख भी होता है। लेकिन मेरी माता जी का बस एक ही अप्रोच था कि आप जितने भी टूटे हुए हों, जितना भी कर सके बस आगे बढ़ते रहें, तो एक जगह रुके ना रहें। इवन इफ़ यू कैन टेक हाफ अ स्टेप, सिर्फ एक आधा स्टेप आगे ले, थोड़ी सी प्रोग्रेस करें, बस कल से बेहतर रहें। तो उन्होंने हमारे एजुकेशन पे बिल्कुल अपनी जान प्राण लगा दी, मुझे लगता है, एंड हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट में। मुझे अभी भी याद है, मैं छोटी बच्ची थी, मेरी मम्मी मुझे हर जगह ड्राइव करके ले जाती थी, कभी टाइक्वांडो क्लासेस, कभी स्विमिंग क्लासेस, कभी फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो उनका ये सपना था कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो जिस तरीके से उन्होंने हमारी लाइफ के लिए अपने आप को डेडिकेट किया, जितना अपना टाइम इन्वेस्ट किया, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि देश की सभी बेटियों को वो मौका मिले जो मुझे मिला। ऐसे पेरेंट्स मिले जो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पुश करें हर डायरेक्शन में, ताकि ना सिर्फ एकेडमिक्स, ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई, पर जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है जिससे हम आगे जाके कई चीज़ें संभाल पाते हैं, वो उसके लिए हम काबिल बन पाएँ। बिल्कुल। आपसे पूछूंगी कृतिका,
बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है और बहुत ज़्यादा आवर्स आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, आपको हर चीज़ की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर मैं आपके स्केड्यूल की बात करूं, जब आप तैयारी कर रही थी तो किस तरह का आपका स्केड्यूल रहता था? मैम मेरा शेड्यूल बैलेंस्ड शेड्यूल रहता था। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक दिन में कर लिया, अगर एक दिन में बहुत ज़्यादा कर लिया तो दूसरे दिन पढ़ने की हिम्मत ही नहीं रहती। तो बैलेंस शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, और मैंने ये ज़रूर समझ लिया था कि 7 दिन में एक दिन तो ऐसा आएगा ही आएगा जिस दिन पढ़ाई नहीं होगी। पहले मैं बहुत रोती थी, आज तो 7वें दिन पढ़ाई नहीं हुई, क्या होगा। पर ये एक एक्सेप्टेंस लेवल भी आ गया था कि ठीक है, आज 7वें दिन पढ़ाई नहीं हुई है तो 8वें दिन पढ़ाई अब करेंगे हम, पर ये नहीं कि अब छोड़ ही देनी है पढ़ाई। तो वो एक्सेप्टेंस लेवल बहुत ज़रूरी है और बैलेंस्ड अप्रोच रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखें, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करें, तो मेरे हिसाब से ये पेपर क्रैक करना भी ईजी हो जाता है। जैसा कि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि बेटियां टॉप कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या बेटियां ज़्यादा मेहनत करती हैं? क्या लड़कियां ज़्यादा मेहनती होती हैं? या लड़कियां ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं या ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं? क्या लगता है आपको? मैम मैं ये एक्चुअली जब यूपीएससी आता है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। तो दोनों ही, चाहे मेल्स हैं फीमेल हैं, दोनों ही इस परीक्षा के लिए उतनी ही मेहनत करते हैं। बट ये ज़रूर है कि हम लोग जो अपने प्रीवियस टॉपर्स हैं उनसे हम ज़रूर सीखते हैं। जब पिछली बार श्रुति शर्मा मैम निकले, कुछ पिछले सालों में टीना डाबी मैम निकले, तो वो ज़रूर हमें प्रेरित करता है कि आगे बढ़ते रहिए। तो वही आज उसका रिज़ल्ट है कि इशिता भी अब की बार रैंक 1 है, मैं भी इस पेपर में आगे बढ़ पाई हूँ। तो मेरे ख्याल से जो प्रीवियस ईयर फीमेल टॉपर्स हैं वो ज़रूर हमें प्रेरित कर रही हैं। बिल्कुल। अच्छा इशिता, जब रिज़ल्ट आया तो पहला रिएक्शन क्या था? जी, सुबह से बिल्कुल हलचल मची हुई थी कि आज रिजल्ट आने वाला है, एंड बार बार था अब आएगा, फिर नहीं आ रहा था। तो मैंने बिल्कुल फ़ोन साइड रख दिया था कि अब मेरे को पढ़ाई करनी है। उस चक्कर में मेरा बहुत टाइम जा रहा था, और जैसे ही फ़ोन साइड रखा वो फ़ोन बहुत सारे कॉल्स आने लगे, मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि लिस्ट आ गई है। तो बिल्कुल 7वें आसमान पर थी, बहुत खुश थी। जो सोचा वो कर पाए, जो एक एम्बिशन रखा था हमेशा वो सच हो गया। तो इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक मैं इससे ज़्यादा कुछ मांग भी सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये बताया किसने? ये बताया किसने? ये जानकारी कहाँ से आई कि आपने टॉप किया? ये सबसे पहले आपको किसने बताया? क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जब हमारा रिजल्ट आता है, या तो हम बहुत श्योर होते हैं कि हाँ हम ही टॉप करेंगे, तो हम ऊपर से नाम देखना शुरू करते हैं। लेकिन एक मानसिकता ये होती है कि जब रिजल्ट आता है तो हम नीचे से अपना नाम ऊपर तक देखना शुरू करते हैं। तो ये आपने खुद देखा, आपको किसी ने बताया कि पहला व्यक्ति कौन था? ये खुशी वाली जो खबर है आपकी ज़िंदगी की, जो लाइफ टर्निंग मोमेंट वाली खबर है, वो आपको देने वाला कौन था? जी बिल्कुल ऐसा होता है, हमें पता नहीं होता कि लिस्ट में होंगे, कहाँ पे होंगे, ऊपर होंगे या नहीं होंगे। तो मैं भी उसी अनसर्टेनिटी में बैठी हुई थी। पर मेरे बचपन का दोस्त है, हम सेम कॉलेज में थे, हम सेम स्कूल में भी थे, एंड वो भी तैयारी कर रहा था। उसका नाम जी हरिशंकर है, एंड वो खुद में ही बहुत टैलेंटेड है। एंड उसने मुझे कॉल करके बताया कि भाई नंबर 1। तो आई वाज लाइक क्या नंबर 1? तो ही सेड सबसे ऊपर है तेरा नाम। एंड तो बहुत अच्छा लगा कि एक दोस्त ने ये खबर दी। तो फिर उसके बाद सबसे पहले शेयर किससे की? मैं और मेरी मम्मी साथ में ही थे, एंड मम्मी को बताया तो हम दोनों को बिल्कुल लगा कि ये क्या हो गया है, क्योंकि लिस्ट में आना, आईएएस बनना, वो ही इतनी बड़ी बात होती है। एंड उस लिस्ट में अगर टॉप पे नाम रहे तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आप एक लक्ष्य को लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे चली थी, और उस लक्ष्य तक पहुंचना और बिल्कुल उच्च शिखर तक पहुंचना ये ज़िंदगी का सबसे, मुझे लगता है, खुशी वाला पल रहा होगा। और मुझे लगता है कि आपके पिताजी भी बहुत खुश होंगे, आपको ऊपर से देख रहे होंगे और आशीर्वाद दे रहे होंगे, क्योंकि आपने अपने पिता का भी सपना साकार किया है। आपसे जानूंगी मैं, जब आपका रिजल्ट आया तो एक बार होता है कि कोई हमें बताता है कि रिजल्ट आया, लेकिन उसके बाद हमारा एक पहला रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन क्या था आपका? तो क्या उसी दिन, जैसे इशिता बोल रही है, उसी दिन सबको पता लग गया था आज रिजल्ट आने वाला है। तो फिर किसी ने कहा 4 बजे आएगा, तो हम सुबह से फ़ोन पे बैठे हुए थे। तो 1 बजे तब मैं फ़ोन पे बैठी, मुझे लगा चलो अब तो 4 बजे आना है, तो नीचे जाते हैं, खाना खाया, मम्मा पापा से बातचीत करी, और जब ही तब फ़ोन छोड़ा था मैंने, तभी मैं ऊपर गई। उसके बाद सब खाना खाया, और उसके बाद मैसेजेस आ रखे थे और बहुत सारे कॉल्स भी। तो मेरा एक दोस्त है जो जिसके साथ मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ,
तो उसने बोला कृतिका मचा दिया। मैंने कहा अब मचा दिया तो क्या हुआ, ऊपर से मचाया नीचे से मचाया या लिस्ट आ गई, क्या हुआ क्या। तो मैंने एक बारी फ़ोन अपना साइलेंट पे कर दिया और इंटरनेट बस 1 सेकंड के लिए ऑन करा ताकि मैं खुद देख लूँ ये चीज़ क्या कि मचाया क्या होता है। मचाया क्या होता है। फर्स्ट पेज पे उसके बाद मैंने देखा और मैं रैंक 14 देखा और उसके बाद मैं ज़ोर से चिल्लाई कि मम्मा मेरा रैंक 14 है। तो मम्मा ने सबसे पहले कहा अरे अपना रोल नंबर चेक करो कि तुम ही हो क्या वो। तो और उसके बाद फिर खुशी का ही माहौल था घर पे। बिल्कुल, एक बारी पेरेंट्स को भी यकीन नहीं होता कि ये हम ही हैं, लेकिन शायद उनकी खुशी जो है वो दुगनी हो जाती है। अंदर से वो ये ज़रूर जानते हैं कि हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे, लेकिन हाँ, एक कंफर्म्ड खुशी जो होती है उसकी बात ही अलग होती है। अच्छा, अब मैं आप दोनों के कुछ स्केड्यूल ज़रूर जानना चाहूँगी। आपने कहा कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते थे, लेकिन 10 से 12 घंटे आप लगातार नहीं बैठ सकते। 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में जो पढ़ाई करने का तरीका है वो क्या रहा? कुछ टाइम के बाद आप ब्रेक देते थे, कंटिन्यूटी में पढ़ाई करते थे, किस तरीके से आपने अपने स्केड्यूल को बांटा? आपसे जानूंगी। शुरुआत में 8 से 10 घंटे करना मुश्किल हो सकता है जब हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और मैंने 2 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में भी थी, तो वो एक एकेडमिक माहौल नहीं था। तो मुझे शुरू करने में मैंने ट्राई किया कि एक कंसिस्टेंसी, एक मिनिमम बेस लेवल बना लूँ। तो मैंने उसको ऐसे क्वांटिफाई, रोज़ मैं लिख देती थी अपनी डायरी में डेट के हिसाब से कि हाँ टुडे आई ट्राइड 5 आवर्स, धीरे धीरे कल 6 आवर्स, कल 7 आवर्स। तो धीरे धीरे विदिन 2 मंथ्स मैंने कोशिश की कि एक एवरेज मेरा हफ्ते भर का 8 घंटे का बना रहे, 45 आवर्स मेरे एक हफ्ते में हो जाए। एंड 1 साल 2 साल कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते करते वो इंक्रीज होने लगा, आसान लगने लगता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाती है। एंड जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो हमारे बिल्कुल वो आवर्स भी इंक्रीज होने लगते हैं। बट येस, ब्रेक्स बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक हमें रिलैक्सेशन मिल जाए, बट क्योंकि हमें ब्रेक लेने से एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है। अगर हम बिल्कुल ऐसे इतने पास रहेंगे तो मायोपिक हो जाते हैं। तो थोड़ा सा दूर से दोबारा एनालाइज करके अपने हफ्ते को एक नए दौर से शुरू करना चाहिए हमें। बिल्कुल, आपसे जानूंगी आपने किस तरीके से अपने पढ़ाई के स्केड्यूल को बांटा? 10-12 घंटे लगातार तो नहीं हो सकते, लेकिन वो 10-12 घंटे में ब्रेक लेने का क्या तरीका रहा, क्या पैटर्न रहा पढ़ाई करने का? तो कॉलेज से मेरा एक पैटर्न रहा है कि मैं हमेशा एक छोटी डायरी अपने पास रखती हूँ। तो उसमें टाइम जो है, सुबह सबसे पहले मेरा काम होता है, अगर मैं 6 बजे उठ रही हूँ मैं एक शेड्यूल बना लूँगी कि आज रात तक ये काम करना है। तो उसमें सब घंटे सब लिखा होता है। उसमें ये भी होता है कि अच्छा अब 10 मिनट का ये ब्रेक रहेगा। तो उस 10 मिनट पे होता था कि कुछ हंसी वाली वीडियोस देख ली, या मुझे कुछ नेचर बेस्ड वीडियोस बहुत पसंद हैं तो मैं वो देख लेती थी। पहाड़ों को ज़रूर देखती थी, कोई बहुत सारे आजकल लोग कवर करते हैं उन पहाड़ों को, तो बड़ा मज़ा आता था उसको देख के। और उसके बाद फिर से अपना जो है वो काम करना शुरू कर देती थी। तो आइडिया ये है कि शॉर्ट टर्म ब्रेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर इतने टाइम तक बैठे रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती रहती है। तो मैं ये करती थी और साथ में मैं टाइमर चला लेती थी। तो गूगल पे जो टाइमर रहता है तो मैं लिखती थी अच्छा 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स के बाद एक 5 से 10 मिनट का ब्रेक लिया और उसके बाद फिर से शुरू कर दिया। तो इससे कंसिस्टेंसी बनानी काफ़ी इजी रह जाती थी। यूपीएससी में हम सोचते हैं कि सिक्सर मारने जाएंगे और डक पे आउट हो जाते हैं तो और दूसरी बार भी डक पे आउट हो गए, तो पहले स्टेज पे ही बाहर। तो 2 अटेम्प्ट के बाद तो मुझे वो कंट्रोल F जो सर्च करते हैं हम रोल नंबर, मुझे उसी से डर लग गया था। तीसरे अटेम्प्ट में मैंने सचमुच स्क्रॉल करके देखा था क्योंकि वो 1 सेकंड में आपको बाहर कर देता है। तो बहुत निराशा हुई थी, बहुत बुरा लगता है। एंड बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है वो कि हमने पूरी साल पढ़ाई की है। एक एडेड प्रेशर रहता है कि क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी एंड सब करियर वगैरह सब कुछ छोड़ के हम घर पे बैठ रहे होते हैं इस उम्मीद के साथ। तो वो अनसर्टेनिटी फैक्टर बढ़ते चला जाता है। बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अनसर्टेनिटी, डर, फेलियर, मैंने यही सीखा है कि इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बुरा लग रहा है तो एक्सेप्ट करिए कि ठीक है अभी बुरा लगेगा। पर क्या वो एक्सेप्टेंस इतनी आसान होती है? आपके पास आपका रिजल्ट आया, आपके सारे सपने 1 मिनट में टूट गए, वो चूर चूर हो गए, आपको आगे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे में खुद को संभालना कितना मुश्किल होता है, और ऐसे में आपको किसने सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, वो एक पैरों तले ज़मीन चली जाती है वैसा मोमेंट रहता है कि जो भी हम सोच रहे हैं 1 साल से, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी बना रही है, सब 1 सेकंड में फेल हो गई है। तो बिल्कुल उससे उभरने में वक्त लगता है।
एंड मैच्योरिटी ये होती है कि कितनी जल्दी आप उभर पाए। तो वो मैंने 3 अटेम्प्ट में सीखा है। पहले अटेम्प्ट में ज़्यादा वक्त लगा, दूसरे अटेम्प्ट में कम वक्त लगा, लेकिन जो कांस्टेंट ये था कि मेरा भरोसा कभी नहीं टूटा। मैंने बस अपने से 2 सवाल पूछे हैं। बहुत बढ़िया। कि पहला सवाल, कैन आई डू दिस, इज इट स्टिल डूएबल? द आंसर वाज यस, हाँ मैं कर सकती हूँ। दूसरा सवाल था, क्या मैं करना चाहती हूँ, मुझ में वो स्टैमिना है? आंसर हाँ था। तो रुकने की तो कोई बात ही नहीं थी। जैसे तैसे 1 घंटे पढ़ाई हो, 2 घंटे पढ़ाई हो, जैसे तैसे बस आगे बढ़ती गई एंड आई ओवरकेम इट। बिल्कुल, जब ठान लिया ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या देखना आसमान का, फिर तो बढ़ते चले जाइए आगे। बहुत बहुत काबिले तारीफ आपने जो आगे कदम उठाए, बढ़ाए और निरंतर चलती रही इस विश्वास के साथ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ और हाँ मैं ये करूँगी, वो सच में काबिले तारीफ है इशिता। वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। डर के आगे जीत है, वो वाली बात। बिल्कुल। तो हमारे बीच युवती शक्ति मौजूद है स्टूडियो में, जिनके कई सवाल होंगे। तो ओवर टू यू, आपके जितने भी सवाल हैं आज आप उनसे पूछ सकते हैं, अपनी बात साझा कर सकते हैं। जी, कौन पूछेंगे पहले? जी बताइए। जी। Hello, ma'am. I am Kajal. My question is to you both. Do we have to refer the same book for pre and mains? And for what point of view we have to study that book, for pre or mains? And exactly from which point we have to start our study? And you know that NEP has been started in DU. So it's so difficult to manage all the stuff, continuous assessment and assignment and all that. आपका सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से हो? शुरुआत कहाँ से हो? जी बताइए। पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपने कॉलेज एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से सोक इन करें, वो भी बहुत ज़रूरी है आपकी पर्सनालिटी के लिए। उसको बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस ना करें। साइड बाय साइड आप जो बेसिक बुक लिस्ट है, NCERTs हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उनको गो थ्रू करना स्टार्ट कर दें और एक वो माइंडसेट बनाना शुरू कर दें, एंड ताकि यू आर इन टच विथ इट, एंड स्ट्रैटेजाइज करना शुरू कर दें कि हाँ जब मैं फुल टाइम तैयारी करूँगी तो मेरा ये अप्रोच रहेगा। सो प्लीज़ बिगिन, एंड I think Kritika can take the other question. तो मेरे हिसाब से भाई जो इशिता ने कहा, कॉलेज को भी थोड़ा इन्जॉय करिए। 3 साल ही हैं, तो ऐसा ना हो कि बाद में सोचें कभी कॉलेज को इन्जॉय ही नहीं किया था। तो कॉलेज के साथ साथ न्यूज़पेपर जो है, आई थिंक बहुत टाइम लगता है न्यूज़पेपर में भी अपना होल्ड बनाने के लिए। तो पहले तो मेरे हिसाब से कोशिश ये होनी चाहिए कि अपना जितना भी आप मैनेज कर रहे हैं कॉलेज को, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि अच्छा आज मेरी न्यूज़पेपर पे होल्ड बन गई है, उसको भी मुझे 6 महीने से 1 साल लग गया था समझते हुए कि कैसे जल्दी पढ़ा जाता है। पहले मैं कभी 3 घंटे लगाती थी, अब 40 से 50 मिनट में जल्दी जल्दी न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाता था। तो न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से पहली एक चीज़ हो सकती है, और उसके बाद आप बेसिक बुक से ज़रूर लास्ट ईयर में आप ज़रूर शुरू कर सकते हैं। जी, अगला सवाल। जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे सब रिकमेंड करते हैं कि हमें कॉलेज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन जब मतलब मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, जैसे मैं स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ तो बीच में कहीं ना कहीं कभी सेमेस्टर एग्जाम्स आ जाते हैं, कभी प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं, तो जो फोकस है वो प्रिपरेशन से वो कॉलेज पे ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है। तो किसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए उस टाइम पे? और अगर हम कॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम जो पढ़ा है हमने वो भी भूल जाते हैं, तो उसको कैसे हम मैनेज करें? जी बताइए, आप बताइए कृतिका। जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ा सा कॉलेज को भी इंजॉय कर लीजिए, और उसके बाद क्या रहता है, अपने ये नहीं कि आज ही मैं सब कुछ कर दूंगी। तो पहले आप देखिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप कुछ महीने पहले करना चाहेंगी। तो अगर वो न्यूज़पेपर है, पहले उस पर होल्ड बनाइए। फिर इवन अगर आप 2 से 3 घंटे भी पढ़ पा रही हैं कॉलेज के बाद, मैंने खुद अपनी प्रेपरेशन 2019 में कॉलेज में लास्ट ईयर में शुरू की थी। तो कॉलेज का प्रेशर भी था और साथ में हम कुछ पेपर्स जो होते हैं वो भी लिख रहे थे साथ साथ। तो मेरा होता था कि अच्छा 2 से 3 घंटे भी अगर पढ़ाई हो गई पर कंसिस्टेंटली होती रही, वो बहुत बड़ी बात है। ये सैटरडे संडेज़ जो होते थे वो मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेती थी कि अच्छा सैटरडे को अच्छे से पढ़ना है, संडे को अच्छे से पढ़ना है। इवन जो फ्राइडे रहता है, हमारी क्लासेस आधे दिन के लिए होती थी, तो आधे दिन में ज़रूर कोशिश करती थी कि फ्राइडे को मैं कर पाऊँ। और बाकी मैं अर्ली राइज़र हूँ, तो क्लास जाने से पहले अगर क्लास 9 बजे की है तो मैं 5 बजे उठकर एक बारी ज़रूर चीज़ें पढ़ लिया करती थी। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट है। अगला सवाल। हेलो मैम, मेरा नाम आकृति है और मेरा क्वेश्चन इशिता मैम से है। फर्स्टली मेरी मम्मा आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और उन्होंने आज मुझे पुश किया है कि जाओ कुछ मोटिवेशन लेके आओ। सो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि
क्या इंटरव्यू प्रोसेस में कोई ऐसा मोमेंट था दैट यू फेल्ट लाइक ओ आई माइट हैव मेस्ड अप दैट आंसर, एंड अगर ऐसा था तो हाउ डिड यू हैंडल दैट सिचुएशन? तो इंटरव्यू का जो बिल्डअप था वो मेरे लिए 4 मंथ्स का था। मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा लेटर हाफ में था, तो बहुत प्रैक्टिस कर चुकी थी एंड अपने पीयर ग्रुप में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी। बट ऑफ कोर्स हम जब फाइनल डे पे जाते हैं तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो बिल्कुल मैंने अपना हर एक आंसर आई थिंक बहुत बार अपने दिमाग में रीप्ले करती थी बिल्कुल इंटरव्यू के बाद, कि इसमें ऐसा बोला और क्या बोल सकती थी, ये बोलना चाहिए था, एंड इस आंसर में तो वो शायद ये जानना चाह रही थी, मैं तो कुछ और ही बोल रही थी। तो बिल्कुल ऐसा हुआ, बट वी हैव टू नो कि इन हाइंडसाइट एवरीवन इज़ अ जीनियस। वहाँ बैठ के जो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपने जो बोला, आप हर चीज़ कवर नहीं कर सकते, तो उस पर भरोसा रखें। एंड अच्छे सवाल थे। एक बहुत ट्रिकी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि आप अपनी स्पोर्ट्स की नॉलेज को एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ करेंगी। सो मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा था एंड मैंने वहाँ पे भी सवाल सुन के ऐसे स्माइल किया था। एंड बट प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर रहेगा आपका, इफ़ यू आर प्रेजेंट इन दैट मोमेंट यू विल विन दैट मोमेंट। तो वहाँ ध्यान से सुनिए, रिकॉल मत कीजिए, वहाँ सोचिए कि हाँ शायद टीम वर्क हो सकता है, लीडरशिप स्किल्स हो सकती हैं। एंड मैंने बहुत सोचा कि स्पोर्ट्स की वजह से मैंने फेलियर को हैंडल करना सीखा है, तो शायद इसलिए 2 अटेम्प्ट के बाद मुझे बहुत बुरा नहीं लगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में हम कभी जीतते थे कभी हारते थे। तो वहाँ बैठ के मुझे ये रियलाइजेशंस हो रही थी। सो प्लीज़ बी प्रेजेंट इन द माइंड, प्रेजेंट इन द मोमेंट, एंड वही मेरे लिए की टू सक्सेस रहेगा। तो वहाँ आपने वो स्पोर्ट्स को एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कैसे किया? स्पोर्ट्स को सबसे पहले ऐसे यूज़ किया कि नर्वस नहीं हो रही थी, परफॉर्मेंस प्रेशर, जो परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है वो ख़त्म हो गई थी, कि बस फोकस था अपना बेस्ट दे देना है, जो तैयारी की है उस हिसाब से बेस्ट दे के आ जाओ। एंड स्पोर्ट्स से हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि हमें शायद लोग देख रहे होते हैं, फ्रेंड्स चीयर कर रहे होते हैं, तो एक वो कॉन्फिडेंस भी रहा था। एंड अगर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं हुआ तो मैं डरी नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारे, जैसे क्रिकेट में बहुत सारी बॉल्स आते हैं, अगर एक बॉल पे चौका नहीं मार पाए तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को हैंडल करें, पिछले वाले के बारे में ना सोचें। सो हैव अ फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। अगला सवाल। नमस्कार मैम, माई सेल्फ कोमल चारण। मेरा सवाल है कि यूपीएससी की प्रेपरेशन के दौरान आपने कई सारे इश्यूज़ को इनकाउंटर किया होगा, इवन जनरल ऑब्जर्वेशन में भी, करंट अफेयर्स में। सो व्हाट वाज दैट वन इशू और दैट विच रेजोनेटेड विद यू, और आपने सोचा कि कुछ बनने के बाद इस पे काम करना चाहिए? आप दोनों से ही मेरा सवाल है, वन इशू दैट रेजोनेटेड विद यू। सो बिल्कुल, हम जब यूपीएससी की तैयारी में ही हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, मुझे लगता है। एंड ये प्रोसेस जो है हमें इतना ज़्यादा जागरूक बना देता है कि हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं। सो बिल्कुल जो इशू ऑफ विमेन एम्पावरमेंट है, चाहे वो ग्रास रूट्स लेवल पे हो, रूरल लेवल पे हो, अर्बन प्रॉब्लम्स क्या हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, तो मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी, क्योंकि मेरी खुद बहुत दिलचस्पी थी। तो दिस इज़ वन इशू विच रेजोनेटेड विथ मी, दिस इज़ एन इशू विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई होप दैट मुझे कुछ मौका मिले कि ग्रामीण लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हम प्रमोट करें, विमेन बाहर आएँ, एंड जो उनका पोटेंशियल है, हर वुमन में जो पोटेंशियल है वो हासिल कर पाए। बिल्कुल। आप क्या कहेंगी कृतिका इस पे? आई थिंक बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे, पर अगर एक इशू मैं सोचूं वो था एजुकेशन में, स्पेसिफिकली अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो मुझे लगता है अगर बचपन से ही आप किसी भी बच्चे को वो एजुकेशन प्रोवाइड कर दें, और नॉट इवन एजुकेशन, अगर आप उसका माइंड ठीक कर रहे हैं, फिजिकली ऑल्सो, साइकोलॉजिकली ऑल्सो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले के कुछ सालों में। तो जब मैं आर्टिकल्स पढ़ा करती थी और इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पढ़ती थी, तो मुझे लगता था अच्छा, अगर मैं इस पर कुछ कर पाई तो जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको और प्रमोट कर सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो मैं हमेशा अपने साथ रखती थी, अगर कुछ मैं बन पाई तो ज़रूर इसको प्रमोट करूँगी। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Greetings, ma'am. My first question is, my name is Nandini Kumari, and my first question is for both of you, ma'am. Ma'am, how did you manage your time effectively while preparing for this exam, considering the vast syllabus and multiple subjects? And I have one particular question for Ishita, ma'am. Ma'am, as we know, you have pursued economics honors, but while choosing your optional subject, you have gone for a completely different course, that is PSIR. So how challenging it was to go to study in depth just a complete different course? So thank you, ma'am.
जी, पहले सवाल का आप जवाब दीजिए और फिर दूसरा सवाल तो आप ही के लिए। जी। तो सिलेबस वास्ट है, तो क्या कर सकते हैं आप? तो मैं अपना एक स्केड्यूल बनाती थी ब्रॉड। एक रहता है ब्रॉड स्केड्यूल, एक रहता है नैरो स्केड्यूल। तो ब्रॉड में क्या करेंगे, मैं सोचूंगी अच्छा 4 महीने में या 5 महीने में मुझे क्या क्या ब्रॉडली कवर करना है। जैसे अगर हमारे GS सब्जेक्ट्स हैं तो मैं GS 2 या GS 3 को अराउंड 20 से 25 दिनों में ख़त्म करूँगी। उस 20 या 25 दिन के बाद मैं एक पक्का से टेस्ट लिखूंगी। अगर आपने टेस्ट नहीं लिखा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कि आप 20 से 25 दिन तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेरा ब्रॉड शेड्यूल होता था। और नैरो शेड्यूल का मतलब है जो आप रोज़ रोज़ चीज़ें लिखते हैं, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। तो वो ध्यान रखिए कि ब्रॉडली अगर आप कभी भी शुरू करते हैं, लेट्स से आज से मैंने शुरू किया, तो मैं ब्रॉडली सोचूंगी 4 से 5 महीने की स्ट्रैटेजी मेरी ये रहेगी। उसमें हमेशा अपने आप को बफर डेज दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत हार्ड हो जाएं, आज नहीं हुआ तो क्या होगा, आज मैंने सोचा था 20 को ख़त्म होना चाहिए, 20 को तो हुआ ही नहीं। तो मैं हमेशा बफर डेज रखती थी कि 2 से 3 दिन बफर डे, ताकि 23 तक भी हो तो ठीक है। तो ऐसा ब्रॉड और नैरो में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जी, सब्जेक्ट चेंज। इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा ग्रेजुएशन में, मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन जब परीक्षा देने का सवाल आया तो मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जहाँ पे जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं वो मैं डिस्प्ले कर पाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी राइटिंग स्किल्स हैं, अब मुझे पर्सनली लगता था कि एक हम जो स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो उसमें मेरा स्ट्रेंथ होगा मेरी राइटिंग स्किल्स। द वे जो क्रिएटिव राइटिंग होती है, हम बाकी इश्यूज़ को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसको डिस्प्ले करने का मौका मुझे एक ऐसे सब्जेक्ट में मिलेगा जहाँ बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, इंडियन सोसाइटी हो या इंटरनेशनल रिलेशंस हो। ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट था, बहुत चैलेंजिंग होने वाला था कि एक नया सब्जेक्ट करूँ, लेकिन आई प्लेड ऑन माई स्ट्रेंथ्स एंड मुझे लगा कि यहाँ बेस्ट वो डिस्प्ले हो पाएगा जो एक क्वालिटी है। तो इसलिए मैंने PSIR चुना एंड बहुत वक्त लगा, नया सब्जेक्ट था, अपना ग्रेजुएशन भी छोड़ा था, लेकिन कॉलेज में भी मैंने पॉलिटिकल साइंस थोड़ा बहुत पढ़ा था, मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट था। सो आई हैड सम एक्सपोजर, बट एट अ ग्रेजुएशन लेवल आई बिगैन फ्रॉम ज़ीरो। शुरुआत से शुरू किया क्योंकि लगा कि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। अपनी स्ट्रेंथ्स को ढूंढे। बिल्कुल, बहुत खूब। अगला सवाल। हेलो मैम, माय नेम इज़ नव्या वर्मा एंड मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है। यूजुअली हम न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमें कितने दिनों पहले का करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहिए? और मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें पहले ऑप्शनल प्रिपेयर करना चाहिए या पहले GS प्रिपेयर करना चाहिए, अगर ऑप्शनल डिसाइड हो चुका है तो? जहाँ तक न्यूज़पेपर की बात है तो मैं ऐसा करती थी, अगर मानिए अब की बार पेपर जो मई 28 को है, तो मैं अप्रैल के मिड तक पेपर पढ़ लेती थी, उसके बाद बंद कर देती थी। क्योंकि मुझे लगता था एक ऐसी बात भी कही जाती है, अब तक UPSC पेपर बना भी चुका होगा तो शायद आएगा ही नहीं उसके बाद। तो ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि मई का तो मैं बिल्कुल भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी और अप्रैल के मिड में मैंने छोड़ देती थी मैं। तो आप वो कर सकते हैं कि 1 महीने या 1.5 महीने पहले छोड़ सकते हैं, बिकॉज़ लास्ट का टाइम बड़ा क्रूशल रहता है, आपको बहुत सारी रिविजन्स भी करनी है। उसके साथ में अगर न्यूज़पेपर को दें तो 2 से 3 घंटे चले जाएंगे। तो न्यूज़पेपर को 1.5 महीना पहले मैं छोड़ देती थी। जी हाँ, मेरी भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है वो अपना री-स्ट्रैटेजाइज और री-प्रायोरिटाइज, कुछ चीज़ें ऊपर आ जाती है उस प्रायोरिटी लिस्ट में, तो उस पर फोकस रखें। जो बेसिक बुक्स का रिवीजन है वो करते रहें एंड जो पिछले पूरे साल में पढ़ा है वो एक बार दोबारा देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हमने पढ़ा है कम से कम वो तो हम सही करके आए, उसमें कोई गलती ना करें। तो मैं नया मटेरियल पढ़ना कम कर देती थी। जो मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, जो नोट्स बने हुए हैं, उसी को मैं बार बार आखिरी 1 महीने में देखती थी। बिल्कुल, अगला सवाल लेंगे। नमस्कार मैम। मैम, सबसे पहले आप दोनों को बहुत हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए। मैम, मेरा नाम कीर्ति है और मेरा सवाल आप दोनों से है कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डोंट्स दैट वी शुड टेक केयर ड्यूरिंग UPSC प्रिपरेशन, कि हमें ये गलतियाँ नहीं करनी। तो आप दोनों ने इस प्रोसेस को बहुत पास से देखा है और इतनी बड़ी अचीवमेंट भी हासिल की है, तो आप अच्छे से बता पाएं। इनकी स्ट्रेटेजी मेरे को सबसे अच्छी लगी। डूज सबने पूछ लिए, लेकिन ये डोंट्स जानना चाहती हैं। जी बताइए। मैं सबसे पहले आपको कहूँगी, डोंट्स होगा कि टेस्ट ना देना। तो हमेशा हम लोग डर जाते हैं कि नहीं आज नहीं कल दे दूँगी, थोड़ी कल ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी, नहीं कल नहीं परसों दे दूँगी। तो ये वाली जो गलती है मत करिए। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, सबके लिए टेस्ट जितने ज़्यादा दे पाएँ ज़रूर दीजिएगा। तो पहली तो ये रहेगी। दूसरी डोंट होगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ये होगा कि आज तो मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी
और नेक्स्ट डे मैंने 4 घंटे ही पढ़ाई करी। तो ये कंसिस्टेंट आपको खुद रहना होगा कि अच्छा आज 6 भी घंटे पढ़ाई होती है तो इट्स ओके, पर ये नहीं कि हर बार यही एक ट्रेंड रहे। तो एक ये, और तीसरी ये रहेगी कि पेशेंस को खो देना। ये मेरी खुद की लंबी बहुत जर्नी रही है, इशिता की बहुत लंबी जर्नी रही है। तो पेशेंस को ना खोना, ये एक मैं चीज़ कहूँगी कि आप उस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल। आपकी तरफ से कौन से डोंट्स हैं? हाँ जी, मुझे लगता है कृतिका ने बहुत अच्छे से कवर किया है, पर अगर कुछ मैं ऐड कर सकती हूँ तो वो ये होगा कि बहुत फिकल माइंडेड मत रहे। एक बार अच्छे से मन लगा के स्ट्रैटेजी बनाए, डोंट डाउट इट अगेन एंड अगेन। जैसे मैंने अपना ऑप्शनल चुन लिया था PSIR, अब मुझे बार बार डाउट नहीं कि शायद इकोनॉमिक्स ले लेती, मुझे आता था, क्योंकि चैलेंजेस आते हैं तो हम डरते जाते कि अरे इतना सिलेबस है, अब तो मैंने क्या कर दिया। तो अपने आप को एक बार मन बना लिया है, बट अच्छे से मन बनाए, सोच समझ के मन बनाए, उसको क्वेश्चन ना करें। और दूसरा इसका ऑपोजिट रहेगा कि एक बार स्ट्रैटेजी बना दी है तो बहुत रिजिड उस सेंस में नहीं रहना है कि हमें इवॉल्व करना है, गलतियाँ कॉन्स्टेंटली ढूंढनी है। एक स्ट्रैटेजी बना दी, बहुत अच्छी है, लेकिन कल लग रहा है कि ये ऐड कर दूंगी तो अच्छा रहेगा, तो वो गलतियाँ ढूंढते रहिए। एवोल्यूशन होना चाहिए आपका इस प्रोसेस में। 3 साल में जहाँ मैंने शुरू किया था, जो एक पेपर था, और आज जो वो लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी थी, वो इवॉल्व होनी चाहिए। सो बी फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट, बट ऑल्सो बी एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि मैं अपनी उस स्ट्रैटेजी को बदलूँ भी। बिल्कुल। अगला सवाल। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू फॉर दिस ह्यूज सक्सेस। तो जब हम ये प्रिपरेशन शुरू करते हैं, हमारे सामने इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, स्पेशली इंटरनेट की दुनिया में, कि हम लोग सिलेक्शन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें और कौन सी बुक्स नहीं पढ़ें। सो हाउ डिड यू लिमिट योर रिसोर्सेज एंड व्हाट वाज योर प्रायोरिटी, मोर बुक्स और मोर रिविजन ऑफ अ सिंगल बुक? मोर बुक्स या मोर रिविजन? तो मेरी थी लेस बुक्स मोर रिविजन। तो एक सब्जेक्ट की एक ही किताब, मेरा ये रूल था कि इससे ज़्यादा तो मैं नहीं करूँगी। अगर आप अब आज मार्केट में चले जाएं तो आपको लगेगा ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, क्या पता यूपीएससी इस चीज़ से भी क्वेश्चन पूछ ले। तो यूपीएससी अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा भी, अगर आपने इतनी सारी रिविजन्स एक ही किताब की कर ली हैं तो आपका फिर भी वो आंसर हो जाएगा, इवन इफ अगर आपने कभी उसे देखा भी नहीं है। तो इसको कहते हैं लेटेंट, आपका ना माइंड में वो छप जाती हैं चीज़ें। तो अगर आपने वो चीज़ कभी देखी भी नहीं है तो क्या होगा, आप फिर भी उसको आंसर कर पाएंगे, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो मेरे हिसाब से कम बुक्स, बहुत सारी रिविजन्स, जितनी ज़्यादा रिविजन कर पाएंगी उतनी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। बिल्कुल। आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, मुझे भी लगता है एक जो वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है हमारी, वो बहुत ज़रूरी है कि एक चीज़ को बार बार देखना रादर देन बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ना। और मैं ये भी कहूँगी कि कोई एक ऐसी किताब नहीं है जिससे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। हर किताब आपको बस एक फाउंडेशन लेवल पे एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट कर देगी, एंड एग्ज़ाम में जाके उससे डिराइव्ड नॉलेज से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी बुक से नहीं आता है, तो कोई एक बुक फिक्स कर ले, उसको अच्छे से पढ़े, उसको समझे, एंड उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अगर कुछ उसमें लग रहा है मिसिंग है तो वो ऑनलाइन मटेरियल से सप्लीमेंट कर ले। तो जहाँ जहाँ वो फिल इन द ब्लैंक्स करे ऑनलाइन मटेरियल से, लेकिन एक बुक हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। जी आप? मैम, my name is Saima and currently I'm in 3rd year. So in 3rd year you are in a position where you are in a dilemma that you want to pursue a master's or do job or like go for UPSC, take a drop. It's a kind of great pressure from the society as well and yourself also. So I want to ask, how did you cope up that after my college ends that you also did job, ma'am? So how did you cope up and make up your mind that I want to pursue UPSC now and plan for it? आई थिंक मैं बिल्कुल वहाँ रह चुकी हूँ जहाँ आप आज हैं। मैं भी हर डायरेक्शन में कंफ्यूज थी, क्योंकि ग्रेजुएशन हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखा देता है, हमारी आंखें खोल देता है कि दुनिया में इतने सारे पाथ हैं टू सक्सेस। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, जो आपने सोसाइटी प्रेशर का जिक्र किया, उसको एलिमिनेट कर दें। 3rd ईयर में हैं, खुद भी कुछ एक्सपीरियंस है, खुद भी कुछ एम्बिशन है, तो ट्राई टू लुक इनसाइड, व्हाट इज़ इट दैट यू वांट। मुझे लगा था कि जो मेरी प्लेसमेंट हुई है, मुझे अपॉर्चुनिटी ट्राई करनी चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर इतना आगे बढ़ रहा है, एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है बिफोर आई डिसाइड बिटवीन द टू। तो दैट एक्सपीरियंस हेल्प्ड मी, एंड जब मैंने दोबारा सोचा आफ्टर 2 इयर्स कि हाँ अब 2 साल हो गए हैं, अब डिसाइड करना चाहिए, अगेन मैंने बाहर सोसाइटी प्रेशर, फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर को थोड़ा सा एलिमिनेट करके आस्क योरसेल्फ। आपके ऐसा कहा जाता है द इनर मोस्ट कॉलिंग इज़ ऑलवेज अ विस्पर,
तो वो ध्यान से सुनने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए। तो अपना पाथ और अपनी जर्नी खुद डिसाइड करें। लेकिन वो जो इनर मोस्ट कॉलिंग है, कभी कभी वो बाहर की आवाज़ों में दब जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप कहीं असफल हो जाते हैं, एक बार दो बार, जैसे कि आपने भी अपने जीवन में ये देखा है, तो बाहर की जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं प्रेशर देना शुरू करती है आपके परिवार को, आपको, कि आप बार बार क्यों उस रास्ते पर जा रहे हो जहाँ पर आपको सफलता मिल ही नहीं रही। आप रास्ता चेंज कर लो, कोई और जॉब देख लो, कुछ और कर लो, लोग सलाह देने लगते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बेटा कुछ नहीं होगा, तुम शादी कर लो। ऐसे भी अक्सर प्रेशर आते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ? हाँ, पूरे टाइम होता था क्योंकि मैं तो दोनों बार पहले स्टेज पे बाहर हो जाती थी। तो पीयर ग्रुप भी, क्योंकि और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज थे, तो सब कहते थे कि घर पे क्यों बैठना, अब तो कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, मास्टर्स करने कितने फ्रेंड्स बाहर जाते हैं, तो बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है। बट तुलना ना करें दूसरों से। आपकी एक अपनी जर्नी रहेगी, एक अपना टाइमलाइन हम कहते हैं। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आपकी टाइमलाइन पे रहेगा, दूसरों की टाइमलाइन से नहीं रहेगा। तो स्टे ट्रू टू योर जर्नी। जो आपने सोचा है, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि अरे छोड़ दो अब कितना करोगी, पर अंदर से मुझे, जब भी मैं इंट्रोस्पेक्ट करती थी, मुझे लगता था आई एम वेरी क्लियर, मुझे यही करना है तो यही करना है तो यही। और ठीक है, साइड बाय साइड एक प्लान बी भी बनाते जाएं, अनसर्टेनिटी का वो एक कवर करते रहें साइड बाय साइड, बट फोकस ऑन योर गोल। जैसा कि आपने कहा प्लान बी बनाते जाएं, व्हाट वाज योर प्लान बी? मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रही थी, तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ने मुझे एक बहुत एडवांटेज दिया कि मैं कॉन्फिडेंट थी प्रिपरेशन में कि चलो कुछ नहीं हुआ तो आई हैव सम वर्क एक्सपीरियंस टू फॉल बैक ऑन, आई कैन बिल्ड ऑन दैट, वो मैं उसको आगे लेके जा सकती हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस था। एंड प्लान बी भी ज़रूरी हो जाता है, वो दिमाग शांत रखता है आपका, तो इसलिए अपने हिसाब से देखें। आपका क्या कभी कोई प्लान बी रहा? क्योंकि एक बार तो आप क्लियर कर चुकी थी, उसके बाद तो आपके पास क्लैरिटी थी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि 2 बार पहले जो असफलता का फेस रहा, वो फेज़, क्या उसने आपको कभी कोई प्लान बी लेने को मजबूर किया? एक्चुअली मैंने कभी प्लान बी सोचा ही नहीं था इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे था यही निकालना है। तो मैंने जस्ट आफ्टर कॉलेज ये शुरू कर दिया था, तो मुझे था प्लान बी तो नहीं, कहीं ना कहीं मैं कर तो लूँगी। थोड़ी बहुत असफलता आई है और पर ये यकीन था नहीं हो तो जाएगा, पर थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। तो मैंने प्लान बी नहीं रखा था, क्योंकि मुझे पता है फिर दिमाग और दिल तो यहाँ पर ही था, तो उस पर कभी दिमाग लगेगा ही नहीं अगर मैं प्लान बी भी चुनती। तो मैंने सोचा नहीं, प्लान बी तो नहीं रखेंगे, आऊँगी बाहर, पर इसी से आऊँगी, पर थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। लेकिन आपने प्लान ए को प्लान ए स्क्वायर कर दिया। आखिरी सवाल मैं लूँगी जी, कौन पूछना चाहेंगे? हेलो मैम। Ma'am, there is a confusion always to whether go for coaching or self-studies in UPSC. So, what was your take, both of you, ma'am? तो मैं, क्योंकि एकेडमिक जर्नी मेरी मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में थी, तो मुझे लगा कि मुझे एक डिसिप्लिन क्रिएट करने में थोड़ा सा अगर एक्सटर्नल हेल्प मिल जाएगा तो मैं बेनिफिट करूँगी। और क्योंकि मैं ऑप्शनल भी बदल रही थी, तो मुझे लगा कि एक थोड़ा एक्सटर्नल सपोर्ट ले लेना चाहिए, एक ग्राउंड लेवल क्रिएट हो जाना चाहिए एक अटेम्प्ट के पहले, तो इसलिए मेरे लिए सही था। बाकी कृतिका बताएंगे। तो मेरा कोचिंग का ये था कि मैंने कोचिंग नहीं ली, बट ये था कि मेरे भाई बहन जो हैं वो इसी सिविल सर्विसेज में हैं 2019 बैच से, तो मैंने उनके नोट्स ज़रूर रेफ़र करे थे, क्योंकि उन्होंने कोचिंग ली थी। तो क्या होता है, इससे आपका फाउंडेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, और उसके बाद तो आप जितनी मर्ज़ी एडिशन है वो कर सकते हैं। कोचिंग अगर मैंने ली है, वो ली है मॉक टेस्ट के लिए, तो चाहे प्रीलिम्स है या फिर मेंस है या इंटरव्यू है, उसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट ज़रूर मैंने दिए हैं डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, बट एज सच फिर मुझे कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, और कहीं ना कहीं अगर आप कोचिंग ना लेकर अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी तक रहते हैं, या मॉक टेस्ट की भी अगर आप कोचिंग नहीं लेते, उसकी आप प्रैक्टिस खुद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप शायद इतने लोगों के बीच में ना घुल मिलकर कहीं एक कोने तक रह जाते हैं, या शायद आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता कि आप उसे कवर कर पाएँ जितना बाकी लोग कर पाते हैं? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? मुझे ये लगता है कि कोचिंग ले या ना ले, वो सही मेंटर्स ढूंढना ज़रूरी है। तो हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई सीनियर होगा, ऐसे टॉक शोज़ होंगे, यूट्यूब शोज़ होंगे,
तो एक बार जिन लोगों ने सफलता देखी है इस जर्नी में, एक बार उनसे बात करके हमें बहुत डायरेक्शन मिलता है कि हाउ टू लिमिट योर रिसोर्सेज। तो मैंने भी अपने सीनियर्स सबको अप्रोच कर दिया था, मतलब जितने दूर दूर तक। आई वॉज नेवर शाय कि मैं हेल्प ना मांगूँ। तो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प। हमारे बस मांगने की देरी होती है, लोग बहुत मदद करना चाहते हैं। तो मैंने हर सीनियर को बिल्कुल दूर दूर से ढूंढा, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, और मैंने पूछा उनसे कि मुझे थोड़ा सा डायरेक्शन दे दें कि अच्छा यहाँ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होने चाहिए स्पेसिफिक, कि यार इसकी 3 किताबें हैं, कौन सी पढूं। तो वो खुद अपनी एक जर्नी करे। अगर आप आते ही पहुँच जाएंगे कि क्या क्या पढूं, तो वो इतना विस्तार में आपको नहीं बता पाएंगे। तो एक ब्रीफ लेवल पे अपने क्वेश्चंस तैयार करें कि हाँ ये इस सब्जेक्ट में कितने टेस्ट, कौन से टेस्ट, तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको स्पेसिफिक आंसर्स क्लियर होते चले जाएंगे। एक आप सवाल पूछना चाह रही थी जी। हेलो मैम, मेरा नाम शालू है। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है कि हमें प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए या फिर अलग से? जैसे प्री में एमसीक्यू आते हैं और मेंस उससे बिल्कुल अलग होता है। जी, प्री और मेंस की तैयारी साथ करनी चाहिए अलग से। आप क्या पूछना चाहती हैं, बताइए। कंग्रेचुलेशंस मैम। मैम रिजल्ट्स के बाद काफ़ी हाइप था एंड आई नेवर थॉट दैट आई वुड इंटरेक्ट विथ यू, सो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड माय क्वेश्चन इज दिस कि this whole journey is quite tiring, of course we know it, and we feel like giving up at many of times, like even in our college life sometimes we feel very low. So what was one thing which kept you always like going हमेशा से? प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी साथ साथ करें अलग से, और वो क्या चीज़ थी जो आपको हमेशा से आगे बढ़ाती जा रही थी? तो ये क्वेश्चन मेरा भी हमेशा था। जब मेरे को याद है 2019 में मैंने अपने सीनियर से यही क्वेश्चन पूछा था। तो प्रीलिम्स का क्या होता है, मैंने ये सोचा था फॉर एग्जांपल अगर आज आप शुरू करती हैं तो दिसंबर तक प्रीलिम्स और मेंस इकट्ठा किया, फिर जब ही जनवरी आता है तो मैंने प्रीलिम्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं 2 बारी इसमें देख चुकी थी कि मेरे को असफलता मिली थी। तो 5 महीने मैंने सिर्फ प्रीलिम्स करा है, जनवरी से लेके मई तक। तो सिर्फ प्रीलिम्स और बहुत सारे मॉक्स, मुझे याद है 60-70 मॉक्स मैंने दे दिए होंगे, और वो 60-70 तभी हो पाएंगे जब आपके पास इतना टाइम होगा। रिविजन इन मॉक्स, तो जितना उससे पहले साल के प्रीलिम्स और मॉक्स मेंस जो है वो इकट्ठा चलता था, और जनवरी से मैं शुरू कर देती थी प्रीलिम्स की तैयारी। जी, वो क्या चीज़ थी जो निरंतर आपको आगे बढ़ा रही थी? उनका सवाल। हाँ, बहुत लंबी जर्नी है, बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है, क्योंकि पूरे साल का एक तरीके से प्लान बनाते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं, तो खुद को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक सस्टेनेबल टाइमलाइन और एक सस्टेनेबल रूटीन बनाए। ये नहीं कि 14 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे, वो पूरे साल नहीं हो पाएगा। तो आपका जो भी बेस्ट एक नॉर्मल है वो पहले ढूंढे, और दूसरा खुद को पर्सनली, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर्स या जो गुड ओरेटर्स होते हैं और कोट्स कलेक्शन सबका मतलब मेरा बहुत हॉबी था। तो अगर एक कोट में कह सकती हूँ, एक फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8, या फिर बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे दे यूज्ड टू पुश मी। एंड मेरे रूम में एक वो बहुत बड़ा बुलेटिन बोर्ड था, उसमें वो ऐड होते जाता था, तो कभी बुरा लगता था तो बस उसके सामने खड़ी हो जाती थी। कुछ ना एक चीज़ तो मुझे पुश कर देगी आगे। बिल्कुल, कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो आपको हमेशा पुश करती है, आपको आगे बढ़ाती है, आपके पीछे होती है एक दीवार बनकर। शायद वो आपको ऐसा सपोर्ट देती है कि आप फिर कभी पीछे नहीं हटते, आप आगे बढ़ते जाते हो। हम हमेशा ये कहते हैं कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटियां मुकाम हासिल कर रही हैं, बेटियां सफलता को प्राप्त कर रही हैं, बेटियां उड़ान भर रही हैं। इतने सारे एपिसोड हुए अपने आसमां के, यहाँ पे कई लोग आए, कई लोगों ने कहा कि हमें आज सफलता इसलिए प्राप्त हुई है क्योंकि इसके पीछे हमारे माता पिता हैं। आज हमारे सामने यूपीएससी टॉपर है जो हमारे साथ मौजूद है, वो अपनी कहानी हमसे साझा कर रही है। एक सवाल आया, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें पीछे से पुश करती है? मुझे लगता है कि इसका एक ही जवाब हो सकता है, हमारे माता पिता, जो हमेशा हमारे पीछे खड़े होते हैं एक मजबूत दीवार बनकर। और ज़रा सोचिए, अगर कोई आपके पीछे माता और पिता दोनों का एक साथ फ़र्ज़ निभाता हो तो उसका जीवन कैसा होगा, उसने कितना सपोर्ट किया होगा। आज इशिता की माँ हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने एक ऐसी बेटी को ऐसी राह दिखाई कि वो लगातार आगे बढ़ती गई। 2 बार अगर वो हारी भी तो उसे आपने हारने नहीं दिया, उसे आपने निरंतर
आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। और जब ये न्यूज़ आई कि इन्होंने टॉप किया तो इसके साथ हर हेडलाइन में, हर सुर्खियों में एक ही बात आई कि माता जी ने कहा था तुम टॉप करोगी, और हाँ, बेटी ने टॉप किया। आपकी फीलिंग्स और ये जो पूरी जर्नी रही है आपकी, क्योंकि जर्नी आपसे शुरू होती है, तब से शुरू होती है जब से आपने अकेले इन्हें आगे न केवल सिर्फ पाला है बल्कि बढ़ाया भी है, मोटिवेट भी किया है। इस जर्नी को आप कैसे देखती हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस जर्नी को बस यही कहूँगी कि ऑल इज़ गुड एंड ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। और जब मैंने ये जर्नी शुरू की तब मैं भी बहुत यंग थी और मेरे मन में ये कोई जर्नी वाली फीलिंग थी। मुझे लगता था कि बस करना है। एंड मेरे 2 बच्चे हैं तो ठीक है, इनके फादर नहीं है वो मैं नहीं कर सकती हूँ, बट डेफिनेटली उनकी माँ इनके पीछे हैं एंड शी इज़ नो लेस देन एनीवन। तो मैं हमेशा इनको सपोर्ट करती रही और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बस ट्रस्ट योरसेल्फ। और पेरेंट्स को भी बस यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की वो आप ट्रस्ट करें, डोंट बी द क्रिटिक, नेवर बी द क्रिटिक, जस्ट ट्रस्ट एंड लीव देम। आसमान है, कहीं ना कहीं तो ऊपर ही जाएंगे, आसमान में नीचे तो नहीं आएंगे, तो जस्ट लीव देम। मैम, सच में आप जैसी हर माँ को प्रणाम है और सच में हमारा सलाम है, सैल्यूट है कि आपने हमेशा आगे बढ़ते रहने का ही संदेश दिया। और आपने कहा ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। एब्सोल्युटली ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, क्योंकि उसे वेल करने की जो शुरुआत है वो हमेशा आपने सिखाई है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अनेक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार की परीक्षा में चूक गए होंगे, कई बार चूके होंगे, कई ऐसे भी होंगे जो इस बार पहली बार परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस कार्यक्रम में ये उम्मीद तो ज़रूर लगाए होंगे कि हमारे लिए भी एक टिप तो ज़रूर मिल जाए कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी ये क्रैक कर जाएं। तो यूपीएससी क्रैक करने की एक टिप जो आप सभी दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इतनी लंबी जर्नी है तो रोज़ एक नया चैलेंज रहता है एंड लाइफ तो रुकती नहीं है एग्ज़ाम के लिए, लाइफ तो चलते रहती है। तो बस उन चैलेंजेस को फेस करते रहे और किसी भी चीज़ से डरे ना। अगर सोच लिया है तो इस पे फोकस रखें एंड उन चीज़ों को भी मैनेज करते रहे। मैनेज योर लाइफ एंड मैनेज योर एग्ज़ाम, क्योंकि कल को जाके आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको देश में बहुत सारी जिम्मेदारियां मैनेज करनी है। तो शुरुआत अपनी लाइफ से करें कि अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करें ताकि जिम्मेदारी के साथ आप दूसरों की लाइफ के डिसीजंस भी ले पाएं। सो बी दैट रिस्पॉन्सिबल। जी, आपकी तरफ से एक टिप? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि एक कोट से एंड करूँगी कि बी ट्रू टू द गेम विल बी ट्रू टू यू। इफ़ यू हैव एनी शॉर्टकट द गेम विल शॉर्टकट यू। ये मेरे साथ खुद हुआ है। पहले अटेम्प्ट में एक शॉर्टकट लिया था, नहीं करा तैयारी, दूसरे में भी ऐसा करा, तीसरे में ऐसा करा, चौथे में जब मैं ट्रू रही तो ये गेम भी ट्रू ही रहती है आपके साथ। तो शॉर्टकट मत अपनाइएगा बस। बिल्कुल शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। अब क्योंकि वक्त हो गया है विदा लेने का, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा। ये जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इससे पहले मैं आपका एक संदेश लूँ। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, पढ़ाई तो आपने बहुत की होगी, लेकिन पढ़ाई के अलावा आपको क्या करना पसंद है? क्या है जो आपको हमेशा खुश रखता है? मैंने मेडिटेशन जो थी वो मैंने करनी शुरू कर दी थी। अब अगर मुझसे आज कोई भी पूछ रहा है क्या करे तो कहते हैं बड़ी वही क्लीशेड वो चीज़ कह रही है, मेडिटेशन क्या है, कैसे बैठें, अभी 26 साल की उम्र में ही क्या मेडिटेशन शुरू कर दूं मैं। बट ये पेपर ऐसा है कि ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे जितनी मेडिटेशन ने हेल्प करी है, मुझे ये मेरा माइंड काम कर दिया उसने। तो आई थिंक वही बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक फैक्टर रहा कि 4th अटेम्प्ट तक मैं चलती रही इस चीज़ के लिए। मेरी तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो मुझे हमेशा था कि सब कुछ में मैं इंटरेस्ट रखूं, बहुत ज़्यादा कट ऑफ ना करूं। लिमिट हमें करना पड़ता है क्योंकि टाइम लिमिटेड है, पर धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट भी, अगर मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है या फिर मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि है तो एक नया स्पोर्ट्स सीखने की कोशिश की। साथ साथ हमेशा से घर में एक मधुबनी पेंटिंग का माहौल था, मेरी नानी ने मेरी माँ को सिखाया। तो इन पिछले 3 सालों में मैं भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि मुझे भी एज कृतिका सेड वो एक शांतिपूर्वक मेडिटेटिव एनवायरनमेंट में हम धीरे धीरे करते हैं तो दिमाग शांत रहता है, एक स्टेबल माइंडसेट रहता है। तो अपनी वो हॉबीज़ ढूंढे जहाँ आपको इंटरेस्ट है
उन्हें भी बिल्कुल साथ साथ परस्यू करें, बिकॉज एक ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ऑल राउंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे आप। क्योंकि हम ये कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और जो महिलाएं हैं उसमें रंग भर देती हैं, तो इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम आपका एक खूबसूरत सा संदेश। अब जितनी ज़िंदगी ये, अगर मैं शायद ये ना समझ पाती अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता, क्योंकि जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ये फेलियर्स जब देखी थी उसके बाद समझा कि सच में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तब मैं अकेले जो थी पार्क में जाती थी और सिर्फ पेड़ों को देखती थी, कभी बर्ड्स को देखती थी, तो देखती थी नहीं सब कुछ अच्छा ही है, ये मैं ही बहुत अपने आप को ऊपर चढ़ा रखा है कि कैसे कृतिका फेल हो सकती है, ये मैंने ही अपने साथ ऐसा कर रखा है, वरना एवरीथिंग इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो वो चीज़ को याद रखिएगा कि यूपीएससी भी है बट अदरवाइज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बिल्कुल, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और फेलियर्स का मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन की ओर रुख करें, फेलियर्स का मतलब ये है कि दोबारा उठे और ज़िंदगी की ओर चलें। जी मुझे भी यही लगा कि अगर पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता तो शायद उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं आती, क्योंकि धीरे धीरे हम ये सीखते हैं जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में और हमें उन सबको बैलेंस करना है, चाहे वो हमारी फैमिली हो, हमें उन्हें भी सपोर्ट करना है जब उन्हें ज़रूरत है। हम नहीं कह सकते अरे मैं पढ़ रही हूँ, मेरा तो एग्ज़ाम है। शुरुआत में मैं वैसे करती थी बट मैं धीरे धीरे मैच्योर हुई हूँ कि हर चीज़ ज़रूरी है। फ्रेंड्स हैं तो पूरे टाइम हम उन्हें डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार हमें भी उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक बैलेंस रखना मैंने सीखा हर चीज़ में कि फ्रेंड्स, फैमिली, मेरी पढ़ाई के अलावा भी मैं कुछ पर्सनालिटी है मेरी आइडेंटिटी इस तक लिमिटेड नहीं है, तो मैं उन चीज़ों को भी साथ साथ लेके चलूँ एंड एक वो ब्रॉड बैलेंस लाइफ में मैंने रखना सीखा। बिल्कुल, जीत का स्वाद तभी अच्छा लगता है अगर हार का स्वाद चखा हो, और ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई, आपने अपनी इस जर्नी को साझा किया, हमारे साथ कुछ अच्छे टिप्स भी साझा किए, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जिन्होंने इसे सुना होगा उन्हें ज़रूरी एक गाइडलाइन तो मिल गई होगी कि कैसे उन्होंने आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, आपके अपने इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपना आसमां में आने के लिए। साथ ही मिरांडा हाउस कॉलेज से आई छात्राओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न केवल यहाँ आकर अपने सवाल पूछे बल्कि मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी बेटियों के ऐसे सवाल आज यहाँ पर लाकर इनसे पूछे और उनको भी कई सारे सवालों के जवाब आज मिले होंगे। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले कहना चाहूँगी, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी बात के साथ कि लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि जीत आपके बहुत करीब है। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी